हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बेसिकली एंशियंट एंड मिडेवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। यूनिट 1 चल रही है ना हमारी। सो यूनिट 1 का क्या नाम था? फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें हम पार्ट 3 करेंगे। और पार्ट 3 में भी हम मेजरली कवर करने वाले हैं आपका कल्चरल एंड टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, कि क्या भारत की सांस्कृतिक और क्षेत्रीय अवधारणा रही और किस तरीके से राजनीतिक विचार की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे। शुरू करने से पहले एक दो जरूरी बातें। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल पे या फिर जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं पर उन्होंने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, देन प्लीज डू ज्वाइन। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो क्योंकि सारी अपडेट आपको यहाँ मिलती है। बाकी मैं आपको एक दो पीडीएफ शेयर कर दूंगी इस वाले चैनल, ये जो टेलीग्राम का चैनल है एग्जामोस्फेयर वाला ही। ठीक है, सो वहां से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ लेना, आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ना, जो भी आपके न्यू स्टूडेंट्स या न्यू फ्रेंड्स आए हैं अभी अभी कॉलेज में, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे, सेकंड वाले इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हो क्योंकि बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प में इसको समझाया गया है और बहुत अच्छे से इसको कवर किया है, राइट। तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। बाकी चाहे ड्यू का रेगुलर स्टूडेंट हो, एनसी वेब का, इग्नू, ड्यू एस वेल, इवन जो अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी है ना आपकी, आप ना वहां देखोगे वहां भी सेम ही पैटर्न, सेम ही सिलेबस फॉलो अप हो रहा है, राइट। सो आप इसको कवर कर सकते हैं बस अपना सिलेबस चेक करके। सो इसको शेयर करो जितना ज्यादा हो सके, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। देखो, मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। आई जस्ट वांट कि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे और मैं हर उस स्टूडेंट तक पहुंच पाऊं जिसको वाकई में मेरी जरूरत है, राइट। तो इसको शुरू करते हैं। एक बात और थी छोटी सी, आप लोगों की साइड से थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। आई गेस उसका कंटेंट इशू नहीं हो पा रहा आप लोगों को या नहीं मिल रहा है। तो वैसे ये वाली जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है अभी वाली, ये बहुत लंबी सीरीज है, राइट। आप इसमें देखोगे तो ऑलमोस्ट 11 यूनिट्स हैं इसकी। तो मैं ये चाह रही थी पहले खत्म करके देन उसके बारे में सोचूं, बट जिस तरीके से आप लोग डिमांड कर रहे हैं या फिर इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं साथ साथ ही शुरू कर लूं। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं उसको शुरू कर लूंगी और टाइम से खत्म भी कर लेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कंटेंट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा। मैं सब संभाल लूंगी, मैं बैठी हूं ना, सब मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो अब फटाफट से शुरू करते हैं जो आपका थर्ड पार्ट था फर्स्ट यूनिट का। सो इंट्रोडक्शन में अगर आप देखोगे, देखो एक बहुत बेसिक सी बात है जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ना। अगर आप इसको देखो तो बिल्कुल इनिशियल जो इनिशियल टाइम है ना उसका, वो वैदिक एज से माना जाता है। जहां पे आप देखोगे कि जो वैदिक युग था आपका, उसमें सोशल, ठीक है, कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो इंडिया की है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स रही है। देखो है तो ये आज भी डाइवर्स, बट आप बिल्कुल पुराने टाइम से लेके चलोगे, वैदिक टाइम से, वैदिक युग से, तो बहुत ज्यादा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन बहुत डिफरेंट रहा है हमारा। ठीक है, ये बात सही है कि वैदिक टाइम से लेकर अगर आप 11वीं सेंचुरी तक का काउंट कर रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर ना बहुत एक्टिव डेवलपमेंट हुआ है। बहुत ज्यादा इंडिया के जो थॉट है वो भी बहुत ज्यादा, एक होता है ना उनका एक्सपेंशन हुआ है, बहुत भर भर के विस्तार हुआ है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक बात और है कि इसी टाइम पीरियड में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं इंडियन सोसाइटी के, है ना, वो सब किससे एसोसिएट हुए? रिलीजन से, और कुछ कुछ आपके ट्रेडिशन के साथ भी, है ना, उसके साथ भी जोड़ा गया ताकि उसको इजी बनाकर डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ा जा सके, समझा जा सके। क्योंकि आप देखोगे आज भी तो हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ से ही जुड़े हुए हैं, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट ऐसे हैं। तो उसी को ही आप पुराने टाइम से देखोगे, वैदिक युग से, तो यही चलता आ रहा है। अच्छा, एक बात, कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा इन वैदिक पीरियड। अब देखो, बहुत एक जर्नल सी बात है कि अगर आप किसी स्टूडेंट से नॉर्मल पूछोगे ना धर्म के बारे में, राइट, तो अब एक बात बताओ, धर्म से रिलेटेड ना यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये डिलेमा हमेशा रहता है कि यहाँ धर्म का ना रिलीजन नहीं है। आ रही है बात समझ में? तभी इंग्लिश में भी ना धर्म ही लिखा है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो, राइट। रिलीजन क्या है हमारा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो हमारे धर्म है वो है। पर यहां जो हम बात कर रहे हैं वैदिक पीरियड टाइम पर, जो हम कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म की बात कर रहे हैं, वो क्या है आपका? वो है बेसिकली कर्तव्य, जो हमारी ड्यूटी है। तो यहां धर्म इज इक्वल टू कर्तव्य या ड्यूटी होता है, कहते हैं ना। आपने नॉर्मल भी सुना होगा कि एक नॉर्मल है अपने इंडियन फैमिलीज में, ऐसा बहुत होता है कि ये तो जैसे नॉर्मल आपको पता है कि पेरेंट्स, हम जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स हमें पाल रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो कहते हैं माँ बाप का कर्तव्य है, माँ बाप का धर्म है कि वो हमारे लिए करेंगे। ठीक है, फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये हमारा धर्म होता है कि हम अपने पेरेंट्स की केयर करें, है ना, उनका ध्यान रखें, जहां भी उनकी जरूरत है हम उनके लिए अवेलेबल रहें। तो ये हमारा धर्म हो गया। तो यहाँ कौन से धर्म की बात हो रही है? ड्यूटी की, ना कि रिलीजन की। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, इसके अलावा जब आप इस धर्म की बात करते हो, ड्यूटी की बात करते हो, तो यहाँ पर वर्चू एंड ट्रुथ की बात हो रही है कि आप हमेशा सदाचार का और सत्य का मार्ग अपनाओगे, राइट।
कि अगर आप अपना कोई भी धर्म फॉलो कर रहे हो तो आप सच्चाई के मार्ग पे चलकर, मतलब बिल्कुल प्योर सोल के साथ आप इस काम को कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मोरालिटी की बात हो रही है, नेचुरल लॉज की बात हो रही है। तो ये धर्म वो है जो आपका कंप्लीट सोशल सिस्टम को मेंटेन करके रखता है, मतलब पूरी समाज की व्यवस्था को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। मेन बात क्या है, अब देखो यहाँ ना अभी फिलहाल हम इन जर्नल पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक ट्विस्ट दिखाऊंगी इसमें। देखो जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम क्या है बेसिकली, ये आपको पता है कि 4 पार्ट्स में हमारा डिवाइड है। ये आप देख सकते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन सबके काम भी हमें पता है कि ब्राह्मण्स का क्या काम होता है, पूरा पूजा वगैरह वो सारी चीज देखना। क्षत्रिय का वो पूरा सिक्योरिटी सेफ्टी, वो भी जो भी युद्ध वगैरह से रिलेटेड हो गया, ठीक है। वैश्य का क्या हो गया आपका काम, एग्रीकल्चर एंड ऑल, ठीक है। इसके अलावा शूद्रा का आपको पता है कि बाकी के ऊपर के जो 3 वर्ण है उनकी सेवा करना। अब देखो मेन चीज जो होगी ना इसमें, अभी क्या है कि इसमें आप ये देखोगे ये कर्म के आधार पर है, मतलब काम के आधार पर है। इसमें यहाँ सीधा सीधा लिखा है कि एनी पर्सन कुड एंटर अनदर वर्ण बाय चेंजिंग हिज कर्मा, मतलब कि अगर क्षत्रिय वैश्य का कुछ काम करेगा तो वो वैश्य बन जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ भी जन्म के आधार पर नहीं है। पर ट्विस्ट ये आता है जब चीजें क्या होती है पोस्ट वैदिक पीरियड टाइम में, आप देखोगे किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। अब एक बात देखो, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म है और दंड है, पोस्ट वैदिक पीरियड में आप इसमें कुछ कुछ चेंज देखोगे। यहीं पर आप वर्ण सिस्टम में भी चेंज देखोगे। जो वैदिक पीरियड का बाद वाला टाइम है, लेटर वाला टाइम पीरियड है, उसको ना हम ब्राह्मणिकल पीरियड भी कह देते हैं। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा बने जहां पर लेटर वैदिक पीरियड की जगह ब्राह्मणिकल पीरियड लिखा जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि यार ये ब्राह्मणिकल कहां से आ गया, ठीक है। इस पीरियड में क्या हुआ कि जो आपका वर्ण सिस्टम है, ठीक है, वो वर्ण सिस्टम किसके बिहाफ पर हो गया, बर्थ के बिहाफ पर, मतलब जन्म के बिहाफ पर। अब वो कर्म के आधार पर नहीं रहा। कहने का मतलब ये कि अब अगर कोई भी पर्सन ऐसी फैमिली में पैदा होता है जहां पर क्षत्रिय ही है, मतलब उसकी फैमिली, तो अब वो क्षत्रिय ही रहेगा। कोई वैश्य है तो वैश्य ही रहेगा, ब्राह्मण है ब्राह्मण, शूद्र है शूद्र। क्यों? क्योंकि अब वो जन्म के आधार पर हो गया, अब वो अपना काम नहीं बदल सकता। समझ रहे हो? तो अब काम के आधार पर नहीं है। इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो आपका रिलीजन है हर इंडिविजुअल का वो फिक्स है, मतलब वही वाली बात हो गई ना कि अब इन्होंने आपको फिक्स कर दिया। अब आप काम, ऐसा नहीं है कि अब आपने दूसरा काम अपनाया तो अब आप वो हो जाओगे, नहीं, ठीक है। हर किसी को क्या करना है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। और यहाँ आपको पता है कौन सी ड्यूटी की बात हो रही है, यहाँ उस ड्यूटी की बात हो रही है जो आपके धर्म में दे रखी है, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में ऑलरेडी गिवन है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको पता है आप ब्राह्मण वाले उसमें पैदा हुए हो तो ब्राह्मण वाला जो रिचुअल्स है या जो काम उनके लिए फिक्स है आप वही करोगे, वही ड्यूटीज परफॉर्म करोगे। क्षत्रिय में हुआ तो जो क्षत्रिय के लिए काम ऑलरेडी फिक्स्ड है वही करोगे, कुछ और नहीं, ठीक है। ये वाली चीज। और यही वो टाइम पीरियड है जब वेदास एंड उपनिषद को कंपोज किया गया, मतलब वेद और उपनिषदों की रचना की गई। यही वो टाइम पीरियड है जिसमें आपका, मतलब जिसको हम रामायण का टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे रिलीजन ने बहुत मैक्सिमम लेवल पर पॉपुलरिटी गेन की। तो इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड में आपकी जो सोसाइटी है वो एक्सपेंड होती है, जैसे फेथ बढ़ता है धीरे धीरे, बिलीफ बढ़ता है लोगों का पुराणों पर, फोक सॉन्ग्स पर, स्टोरीज पर, क्योंकि अभी चीजें ही ज्यादा चलन में चल रही हैं। अभी ऐसा होता है ना, एक दौर आता है किसी चीज का कि वो पर्टिकुलर वही चीज बहुत पॉपुलर होती है। जैसे रामायण का दौर था तो वो पूरा रामायण वाला टाइम पीरियड, लोग उन्हीं सब चीजों की बात करें, वही वेद पुराण वो सारी स्टोरीज उनको ही ट्रस्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा कौटिल्य के आप व्यू पॉइंट्स देखोगे तो उन्होंने ब्राह्मण्स को, उपनिषद को, मतलब धर्म के बारे में जो भी कहा गया है इनके कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। कौटिल्य के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे कि जो धर्म है वहां मेंशन है क्या, आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना, इवन इसमें अर्थवेद भी काउंट कर सकते हो, राइट। मतलब ये 4 जो हैं आपके, उनकी बात हो रही है। उन्होंने क्या कहा कि ये जो 4 वर्ण है और जो आश्रम है ना, इनमें सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज है। जैसे आप आश्रम सिस्टम भी पढ़ोगे आगे जाकर, जिसमें उसमें लिखा रहता है कि 0 से 25 का एक अलग टाइम पीरियड होता है, फिर 25 से 50 का होता है, 50 से 75 का होता है आपका, एंड 75 से 100 का होता है, राइट। तो ये चीज थोड़ा सा कि मतलब इस टाइम पे क्या करना चाहिए, इस पे क्या, इस पे क्या, तो वो पूरा डिवाइडेड है, तो उस सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, देखो कौटिल्य की किताब है अर्थशास्त्र। वैसे अब तक ये हम सबको पता चल गया होगा, इनकेस कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा तो पता हो, ठीक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की एक किताब है जो इन्होंने खुद से लिखी है, ठीक है। और अर्थशास्त्र, वैसे हम इकोनॉमी को अर्थशास्त्र बोलते हैं, बट ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ओनली इकोनॉमी के बारे में नहीं, पूरा मतलब किस तरीके से एक मतलब राज्य को चलाया जाना चाहिए, है ना। तो ये पॉलिटिकल भी एस्पेक्ट देती है आपको, मेजरली पॉलिटिकल एस्पेक्ट ही देती है, जिसमें आपका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑटोमेटिक कवर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 4 जो आपके वर्ण है उनकी ड्यूटीज को डिस्क्राइब किया, जैसा आप इस फोटोज के थ्रू भी समझ सकते हो, ठीक है। फोटो के थ्रू, है ना, एक फोटो में 4 फोटो है तो फोटोज निकल गया, समझ जाओ तुम। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि जो ब्राह्मण का वर्क है, हम सबको पता है कि भाई क्या काम होता है ब्राह्मण का, रिलीजन से रिलेटेड कोई भी सेक्रीफाइसेस हैं, कोई मतलब टेक एंड गिव चैरिटीज, कोई दान दक्षिणा वगैरह लेना, ये सारा का सारा काम किसका, आपका ब्राह्मण का, पूजा पाठ वगैरह, ठीक है। अब इसकी बात करो क्षत्रिय की बात, वही पढ़ना वगैरह, यज्ञ वगैरह परफॉर्म करना, ठीक है। या फिर
कोई भी मतलब अर्न लिविंग विद स्ट्रेंथ, मतलब आप मतलब ऐसे काम करके कमा रहे हो जो बहुत स्ट्रेंथफुल वर्क है ना। वेपन्स वगैरह की बात कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो सबके मतलब जितने भी आसपास है, मतलब एक तरीके से युद्ध की अगर कोई परिस्थिति है, या फिर मतलब जो भी ऐसे वाले काम है जहां पर आपको पूरा टेक केयर करना है, तो वो काम आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। वैश्य जो होंगे वो क्या करेंगे, पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड वगैरह। जो शूद्रास है वो क्या करेंगे, बाकी इन तीनों को क्या करेंगे, सर्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा वो फार्मिंग वगैरह, क्राफ्टिंग का काम, सिंगिंग, प्लेइंग, मतलब ये सारे सारे काम भी छोटे छोटे वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आप इसमें देखोगे मनुस्मृति। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मनुस्मृति जो है आपकी। जैसे मनु के द्वारा मतलब ऐसे कहा जाता है कि हाँ भाई उन्होंने, मनु ने इसमें अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स डाले हैं, बहुत सारी चीजें। हम इसको अलग से भी पढ़ेंगे, हमारी यूनिट है नेक्स्ट यूनिट, उसको भी कवर करेंगे टाइम से ही, ठीक है। एंशियंट टाइम में मतलब आप ये देखोगे ना कि प्राचीन काल में ना मनुस्मृति का बहुत महत्व रहा है, ठीक है। क्योंकि मनु जो है वो धर्म को रेफर कर रहा है क्वालिटीज के साथ। कैसी क्वालिटीज, जो 4 वर्ण में दे रखी है, ठीक है। और ये इन डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज को बहुत ज्यादा, एक होता है ना कि वैल्यू करता है। वो ये कहता है मनु कि जो धर्म है, धर्म एक ऐसा डिसिप्लिन है सोसाइटी का या स्टेट का जो उसको मेंटेन करके रखता है। मतलब आप किसी भी समाज में चले जाओ, किसी भी राज्य में चले जाओ, तो वहां जो उसका धर्म होगा ना, किसी भी राज्य का या स्टेट का या समाज का, वही उसको बताएगा कि किस तरीके से पूरी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, ठीक है। ये बात सही है कि मनु जो है वो एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव समझ रहे हो, पूरा 360 डिग्री, मतलब पूरा एवरीथिंग कवर करने की कोशिश करता है। वो मोरालिटी की बात करता है, इंडिविजुअल की बात करता है, सोसाइटी की, टाइम की, स्टेट की, वो हर चीज को ध्यान में रखकर अपनी चीजें बताता है। नेक्स्ट है धर्म और दंड। एक बात बताओ, धर्म और दंड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे हैं? मतलब अगर तुम समझ पा रहे होंगे तो एक दो लाइन में अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो वीडियो रोक के कमेंट करना, ठीक है। नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूं। ये दोनों के दोनों ना, धर्म और जो दंड है, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड किस लिए? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर कोई अपना धर्म अच्छे से कर रहा है, अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो उसको दंड की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। पर अब इंटर रिलेटेड कैसे हैं, डिपेंडेंट कैसे हैं? कैसे? क्योंकि ये बंदा काम ही इसलिए कर रहा है। अगर ये पर्सन है, ये पर्सन अपना ड्यूटी परफॉर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको पता है अगर मैंने नहीं किया तो भैया मुझे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, समझ रहे हो। तो वो एक डर की भावना इसको अपने ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मजबूर कर रही है। और सिंपल, अगर इसने अपना काम नहीं किया तो उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से आपस में इंटर रिलेटेड है। दंड का मतलब ही क्या है? दंड एक ऐसा वर्ड है जो आपको मतलब सुनते ही, वैसे तो आप यही सोचोगे दंड में मार पिटाई हो रही है या फिर गलत गलत चीजें हो रही हैं कि आप सजा दे रहे हो, पर कहने का मतलब एक डिसिप्लिन भी तो मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं ना दंड। फोर्स भी कर रहा है आपको, रिस्ट्रेंट एंड कंपल्शन, मजबूरी है आपकी कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे दंड मिलेगा। जैसे एक छोटे से बच्चे को ही देख लो यार, अगर वो काम नहीं करता उसको पता है स्कूल में जाके मास्टर पीटेगा, ठीक है, या फिर मम्मी मारेगी अगर टेस्ट में गंदे नंबर आए, तो उसको पनिशमेंट का, दंड का डर है, इस वजह से वो मजबूरी में रट रहा है, याद कर रहा है, समझ रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है। सो जो फियर है पनिशमेंट का, वो आपको हेल्प करता है कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर पाए अच्छे से, ठीक है। और ये हम सबके साथ है, मतलब इट्स इन ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन के साथ है, सबके साथ, ठीक है। और यही आपका कर्म है, मतलब जो धर्म है वही आपका कर्म है, सीधी सी बात है, ठीक है। कि अब जो कर्म परफॉर्म कर रहे हो इसका मतलब आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, ड्यूटी परफॉर्म करने का मतलब आप अपना धर्म का पालन कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई फॉलो अप नहीं करता है धर्म को, तो सीधी बात है उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। सो एक तरीके से ड्यूटी जो है सोसाइटी में इन्फोर्स करती है बाय पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट के थ्रू ही आपके सारे काम किए जाते हैं। अच्छा, धर्मशास्त्र इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिक्स। राज्य और राजनीति के संदर्भ में धर्मशास्त्र का क्या कॉन्टेक्स्ट है? अब एक बात समझो कि जो स्टेट है यार, स्टेट एक सिस्टम, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पर्सन है, राइट। ये एक पूरी व्यवस्था है स्टेट की, जहां पर हम देखते हैं हमने बहुत सारे ना इंडिया के थिंकर हैं। एक बात और जान लो, जैसे ना आप लोगों का ना इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आईपीटी बोल देते हैं हम इसको, इसमें ना बहुत सारे थिंकर्स पढ़ते हो। जैसे आपके इसमें भी, ये जो आपकी यूनिट जो चल रही है इसमें भी हम कई थिंकर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट आप इन जनरल देखोगे ना इंडिया के पॉलिटिकल थॉट में तो बहुत सारे 20+ थिंकर्स होते हैं जिनको आप पढ़ते हो। और मजे की बात यह है कि इसमें सब एंशियंट से लेकर कंटेम्पररी, कंटेम्पररी मतलब आज तक के टाइम पे, समकालीन टाइम तक के आपके विचारक आप पढ़ते हो इसमें, ठीक है। पुराने से पुराना विचारक उठा लो, नए से नए विचारक उठा लो, जो भी इनकी बात करते हैं, तो हम इसमें सब काउंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आइडिया ऑफ स्टेट है, आप स्टेट का आइडिया देखोगे तो वो दिखाई देता है जैसे कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है इंडियन एंशियंट लिटरेचर में, बिल्कुल उसी तरीके का दिखाई पड़ता है। ऐसे ही आप देखोगे वीके सरकार, ठीक है, एक आपके थिंकर हैं जो क्या कहते हैं कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है और जो फिलॉसफी है इंडिया की, वो हमेशा हमेशा आप ये देखोगे कि आउटसाइड द डोमेन ऑफ द रिलीजन, मतलब वो हमेशा धर्म के क्षेत्र से बाहर रही है। कहने का मतलब ये है कि ये धर्म को उस तरीके से नहीं जोड़ के चलते जैसे हम आज के टाइम पे देखते हैं। तभी तो कहते हैं मिस इंटरप्रिटेशन है, क्यों हम धर्म के नाम पे लड़ने लग जाते हैं। नहीं यार, ये गलत है कि हम धर्म के नाम पे लड़ने लगे कि तुम ईसाई हो, हम मुस्लिम है, हम सिख हैं, हम हिंदू हैं, हम इस नाम पे लड़ने, नहीं। रिलीजन का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है बहुत भर भर के। नहीं, रिलीजन आपका क्या है बेसिकली, आप अगर रिलीजन को जोड़ रहे हो
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से, वो हमारे अलग चीजें हैं। पर धर्म की बात हो रही है तो हमारी रिचुअल्स या ड्यूटीज परफॉर्म करने की बात हो रही है, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा नो प्रीस्ट हैड द अथॉरिटी टू इंटरफेयर विद द अफेयर ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। एक बात और है, ये जितने भी हमारे पुजारी हैं, है ना, उनको कोई इस तरीके की अथॉरिटी नहीं है कि वो क्या करें कि आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब जो भी नागरिक प्रशासन है उसमें हस्तक्षेप करें। मतलब समाज में जैसे चीजें चल रही हैं आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि आपके अलग रिचुअल है, आपको अलग ड्यूटी, आप वो परफॉर्म करेंगे, बट समाज के अंदर क्या चीजें कैसे हो रही है उसमें उनका कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट, कौटिल्य के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, मान लो कोई वाद विवाद उठता भी है, ठीक है, धर्मशास्त्र के बीच में, ठीक है, या फिर करंट प्रैक्टिसेस जो आज के दौरान चल रही हैं, किसकी, रिलीजन की और स्टेट की, राज्य और धर्म की, तो ये वाली बात सही है कि जो स्टेट के डिसीजन होंगे वो किसके बिहाफ पर होंगे, धर्म के बिहाफ पर, क्योंकि यार कॉमन सेंस है। अब जैसे आज के टाइम पे यहाँ देख लो, मतलब जहां हम रह रहे हैं स्टेट है, ठीक है, स्टेट की अथॉरिटी चलती है, स्टेट की डिसीजन मेकिंग चलती है। क्या स्टेट कभी भी ये सोचकर डिसीजन ले पाता है, मान लो कि आपके कोई सीएम है, पीएम है, मान लो वो हिंदू है या मुस्लिम है, तो क्या वो अपने धर्म के आधार पर डिसीजन लेंगे? अब यहां ध्यान रखना, मैंने कहा धर्म के आधार पर। दो चीज समझ सकते हो आप, धर्म का आधार रिलीजन से ले सकते हो अगर मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, मतलब गलत समझ रहे हो तो, और सही समझ रहे हो तो धर्म का आधार क्या समझोगे कि उनकी ड्यूटी, कि उनका काम है कि हमने उनको चुना है तो वो क्या करेंगे, हम सबके लिए क्या कर रहे हैं, भले के लिए काम कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए, ठीक है। और मिस इंटरप्रिटेशन वाली टर्म क्या है कि अच्छा ये हिंदू है, हिंदुओं के लिए बचेगा, अच्छा ये मुस्लिम है, मुस्लिमों के लिए बचेगा, मतलब उन्हीं के लिए ज्यादा बढ़िया डिसीजन लेगा, उन्हीं के फेवर में जाकर। नहीं, ये गलत है जो सेकंड वाला है, समझ रहे हो। इसीलिए एग्जांपल देके कंपेयर करके समझा रही हूँ ताकि वो चीज तुम्हारे दिमाग से निकले कि यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है तो ये धर्म के आधार पर है कि आपकी ड्यूटी है जो, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड में ऐसा होता है कि जो आपके दो स्रोत हैं, दो सोर्स हैं आपके लॉ के, एक है धर्मशास्त्र, एक है अर्थशास्त्र, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है इनके बीच में तो क्या होता है, जो ड्यूटी है धर्मशास्त्र के अंडर, मतलब धर्मशास्त्र में जो बात लिख दी गई उसको ही फॉलो अप किया जाएगा, ठीक है। कौटिल्य ने क्या लिखा, अर्थशास्त्र, वो उसमें बताते हैं कि एक स्टेट की क्या ड्यूटी है, वो यही तो बता रहे हैं अपने अर्थशास्त्र में कि एक राज्य का, एक राजा का क्या काम है, किस तरीके से उसको क्या काम करना चाहिए, क्या चीज अलाउ होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए। उनको पता है कि भाई करप्ट नहीं होना किसी भी कीमत पे, है ना, कि आप अपने धर्म के बात पर चल रहे हो तो बिल्कुल भी करप्शन नहीं चाहिए, है ना, कुछ भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। हर आप इस चीज को, एक राज्य में एक राजा इस चीज का हमेशा ध्यान रखेगा कि वहां रहने वाले हर एक पर्सन क्या करें, धर्म को फॉलो करें, ठीक है, और लुक आफ्टर करें ताकि हर चीज का पालन किया जा सके। इफ आ स्टेट सक्सेसफुली परफॉर्म, अच्छा एक बात और है, अगर कोई स्टेट सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहा है अपनी ड्यूटी को, धर्म की ड्यूटी को, है ना, अपना जस्ट स्टेट मेंटेन कर रहा है, जस्ट स्टेट समझ रहे हो, न्यायपूर्ण राज्य जहां पर सबको, हर नागरिक को, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई मिडिल क्लास हो, सबको बराबर से न्याय मिल रहा है, ठीक है। हर किसी की बात सुनी जा रही है, हर कोई रिलीजन में, पॉलिटिक्स में बराबर से भागीदारी निभा रहा है, ठीक है, एथिक्स को फॉलो कर रहा है। तो जब ये सारी चीजें होती है तो वो एक राज्य परफेक्ट राज्य होता है, ठीक है। जो राइट एक्शन है उसको एनकरेज कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है, क्योंकि स्टेट ही ले रहा है ना यार। अगर रॉन्ग एक्शन लिए जा रहे हैं तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी स्टेट के द्वारा। कहने का मतलब है कि अगर आप बढ़िया काम कर रहे हो तो स्टेट जो राज्य आपको अप्रिशिएट करेगा, बहुत बढ़िया ऐसे ही करो, या फिर हाँ भाई अपना हंसते खेलते मस्त अपना जियो लाइफ। अगर आप कोई गलत काम करो तो आपको छोड़ दिया जाएगा क्या कि नहीं ऐसे मत करो, बस ऐसा क्या कि नहीं, पनिशमेंट दी जाएगी, है ना, क्योंकि पनिशमेंट होगी तभी तो डर के मारे फिर आगे से वो काम नहीं होगा, राइट। तो इट वॉज द धर्म ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म वंस ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब यह कि ये एक पर्सन की ड्यूटी है, हर एक इंसान की, आपकी, मेरी, हम सब एक इंडिविजुअल हैं, ठीक है। ये जितने भी इंडिविजुअल बना रही हूँ, हम सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है जो हमें परफॉर्म करनी है। और वो ड्यूटी हम कैसे परफॉर्म करेंगे, जो हमारा काम है, जो भी आपका रूल ऑफ स्टेट में है, समझ रहे हो, जो भी आपके रूल ऑफ स्टेट में लिखा हुआ है आप उसको फॉलो अप करोगे, चाहे वो सही हो या गलत हो, चाहे वो सही हो गलत हो। कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसा लग सकता है कि स्टेट तो रोक रहा है मुझे काम करने से, बट आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं हम सबके भलाई के लिए ही रोक रहा है। ये सीधी सी बात है कि अगर आपको लग रहा है कोई डेंजर जोन है, वहां लिखा हुआ है डेंजर, आपको नहीं जाना, तो स्टेट आपको रोकेगा नहीं जाना। अब आप सोचोगे यार आप तो हमारी फ्रीडम में वो बाधा डाल रहे हो, तो नहीं, वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है, समझ रहे हो, तो आपको फॉलो अप करना है। ये बहुत क्लोज रिलेशन है रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में, एंशियंट इंडिया से ही। आप एंशियंट टाइम से देखोगे ना तो ये वाली बात सही है कि रिलीजन मतलब आपका धर्म की बात हो रही है और पॉलिटिक्स राजनीति की बात हो रही है, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अदर डिस्टिंक्टिव फीचर क्या क्या है, प्रोफेसर भीकू पारेख बहुत पॉपुलर थिंकर है, मल्टीकल्चरलिज्म पे काम है इनका आज के टाइम पे, है ना, बहुसंस्कृतिवाद कह देते हैं, बहुत शानदार काम है इनका, कभी लगे तो पढ़ना। तो प्रोफेसर भीकू पारेख कहते हैं, मतलब उन्होंने ना कुछ फीचर्स दिए हिंदू पॉलिटिकल ट्रेडिशन के, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जो हिंदू ट्रेडिशन है वो इगैलिटेरियन है, मतलब समतावादी है,
ये बात सही है कि ये जो आइडिया है ये किस आइडिया पर मतलब डेवलप हुआ, मॉरल इक्वालिटी पर, कि जितने भी ऑल इंडिविजुअल है मॉरल इक्वालिटी के आइडिया को फॉलो अप करेंगे कि नैतिक रूप से सब समान है, ठीक है। ये बात सही है कि इन्होंने कभी भी मतलब नेवर डेवलप सोशल लीगल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई आप सोशल लीगल पॉलिटिकल ग्रुप अलग से डेवलप करो ना। ही इज लाइक कि भाई मॉरली हम सब इक्वल हैं, उसके हिसाब से ही काम करेंगे, ठीक है। ये बात सही है कि मतलब आप देखोगे कि ऐसे थॉट है कि आपके जो शुरुआत के जो सोशल ऑर्डर है ना जिनको स्टैब्लिश किया गया था, है ना, उनको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो अर्ली इंडिया में इस चीज को किया जाता था। हिंदू राइटर्स उन्होंने बेसिकली कुछ कुछ चीजें लिखी है, उन्होंने जब लिखा तो ये वाली बात सही है कि अटेंशन देते हैं किसको, अपने रूलर्स को, क्योंकि जो भी उस टाइम पे रूल कर रहा होगा उसको ध्यान में रख के लिखा जाएगा, है ना, कि उस टाइम पे कैसी चीजें हो रही हैं, क्या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, फिर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो सारी चीजें। ये जो काम है बहुत एथिकली होता है, ऐसा नहीं कि वहां डेवलपमेंट हुआ नहीं उस चीज का उस बारे में भी लिख दिया, नहीं, बहुत ईमानदारी से जो चीज हो रही है वो चीज हो रही है तो वही लिखा है उस टाइम के लेखों में, ठीक है। मैनुअल्स, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा प्रशासन का जो भी कार्य है वो प्रॉपर लिखा गया है, ठीक है। और धीरे 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 क्या हुआ है, यही चीज क्या हो गई है, डिडैक्टिक हो गई है और प्रैक्टिकल हो गई है, मतलब थियोरिटिकली भी लिखी गई है और इसी को ही फिर फॉलो अप किया गया प्रैक्टिकली भी। अब आप देखोगे क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ शामनिक फिलॉसफी टू इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, ये जो शामनिक दर्शन है इसको अगर समझने की कोशिश की जाए, बहुत ईजी है, कुछ टफ नहीं है इसमें, पर नई चीज है ना। ऐसा हो सकता है कि आपने नाम ही पहली बार सुना हो, है ना, तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से मार्क कर लेना। देखो ये बात सही है कि पहला जो कहते हैं ना एथिस्ट फिलॉसफी ऑफ इंडिया माना जाता है किसको, शामनिक फिलॉसफी को। कहने का मतलब है कि ये जो शामनिक बोल लो कुछ भी बोल लो आपकी मर्जी, राइट। तो ये पहली एथीस्ट फिलॉसफी है इंडिया की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एथीस्ट मतलब नास्तिक, जो भगवान को नहीं फॉलो अप करते हैं, ठीक है। पर ये भी कहते हैं कि ये लॉजिकल अप्रोच की बात करते हैं, ये कहते हैं कि भाई हमें एविडेंस दिखा दो, एविडेंस को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। वो चीज फॉलो अप हमसे नहीं हो पाती जहां एविडेंस नहीं है। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये कहते हैं अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, ये कहते हैं चार चीजें, ये 4 एलिमेंट है जिससे सब कुछ बना है, मतलब धरती, ठीक है, या पृथ्वी कह लो, जल, अग्नि, वायु, ये 4 चीजें जिससे सारे तत्व मिलकर ही बनते हैं, ठीक है। मानव का शरीर भी इन्हीं से बना है इनके अकॉर्डिंग, किनके अकॉर्डिंग, ये जो शामनिक दर्शन है, ठीक है, या फिर शामनिक फिलॉसफी है। तो ये कहते हैं कि जो दैव्य शक्ति है ना, जो जिस डिवाइन पावर की हम बात करते हैं, ये सब काल्पनिक है, मतलब ये सब हमारी बस मन का वहम है या फिर हमने मन से बनाई हुई बात है। पर मेन बात क्या है, मेन बात तो यही है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, हम सब इनसे ही बने हुए हैं, हर एक एलिमेंट हमारे अंदर मौजूद है और जितने भी यहाँ मैटर्स हैं सब में, ठीक है। ये जो ट्रेडिशन है हिंदू का, ये अपोज करता है प्रैक्टिस ऑफ सेक्रीफाइस को, ठीक है, कंडेमनिंग आइडियल वर्शिप एंड यज्ञ। कहने का मतलब है कि जो हम मूर्ति पूजन करते हैं, ठीक है, यज्ञ वगैरह परफॉर्म करते हैं, ये कहते हैं, या फिर हम जितना भी सेक्रीफाइसेस वगैरह करते हैं, जैसे फास्ट वगैरह रखना, या फिर मतलब लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए मतलब सन्यासी वगैरह बन जाते हैं, तो ये हम सबको नकारते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये सारी प्रैक्टिसेस सही नहीं है। कौन कह रहे हैं, शामनिक वाले, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बुद्धिज्म और जैनिज्म वो भी इसी ट्रेडिशन के अंदर आते हैं, किस ट्रेडिशन के अंदर, शामनिक के अंदर, ठीक है। वो कहते हैं जो गौतम बुद्ध है मतलब उन्होंने बुद्धिज्म को मतलब ओरिजिन किया है, ठीक है। ऐसे ही महावीर जो है उन्होंने जैनिज्म को किया है, तो ये कंटेम्प्रेरीज है एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि मैग्नीट्यूड एंड एफिशिएंसी ऑफ द यज्ञ, वो कह रहे हैं जब यज्ञ होता है जो उसका मैग्नीट्यूड जो एफिशिएंसी है वो निकल के आती है। और वो ये कहते हैं ये सब कहाँ डिपेंड करता है, पहले के टाइम पे होता था ना बलि वगैरह चढ़ाना, एनिमल को सेक्रीफाइस करा देना, है ना, वो कहते हैं सारी चीजें उस पर निर्भर हो गई थी, जो कि गलत है। वर्ण सिस्टम जो है वो टर्न होता है किसमें, हेरिडिटी में, क्योंकि अब क्या हुआ, वर्ण सिस्टम की वजह से क्या हुआ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हुआ। एक चीज का यहाँ हमेशा ध्यान रखना है हमें कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कब शुरू हुआ, जब ये जन्म के आधार पर हुआ। जन्म से पहले क्या था, ये काम के आधार पर था, तो काम के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। जब जन्म के आधार पर होना हुआ तो डिस्क्रिमिनेशन चालू हो गया, ठीक है। तो जैनिज्म जो थे वो इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि जो सेक्रीफाइस वाला सिस्टम है ना हिंदुइज्म में, भाई ये गलत है, गड़बड़ है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा वायलेंस होता है, ठीक है। जैन क्या थॉट देते हैं, वो ये कहते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वाटर, एयर, सॉइल, भाई सब कुछ तो इनमें प्रेजेंट है ना, तो हमें कहीं ना कहीं इन सबको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है इन लिविंग बींग्स को, और यही हमारी अल्टीमेट ड्यूटी है। तभी इन लोगों का ऐसा होता है कि हमें मतलब चींटी तक को नहीं मारना है, फिर नंगे पैर चलना है, ताकि मतलब ध्यान रखना है कि ना मरे। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मतलब हल्का सा झाड़ू मारते हुए चलते हैं, मोर पंख वाले, उससे भी, या फिर अलग अलग तरीके से, ताकि कोई जीव पैर के नीचे ना आ जाए। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें कि हमें सिर्फ एक ड्यूटी परफॉर्म करने की, इन सबको बचाना है, राइट। अब बात हो रही है ओरिजिन ऑफ किंगशिप की। किंगशिप का ओरिजिन कैसे हुआ, देखो ये बात सही है कि जो डिवाइन थ्योरी का ओरिजिन माना जाता है ना, इसको बुद्धिज्म क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कोई डिवाइन थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। वो जातक कथाएं देते हैं ना, उसमें उन्होंने डिस्कस किया इन सबके बारे में। कुछ जातक कथाएं ऐसी भी हैं जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से किंग का इलेक्शन होना चाहिए, उसको चुना जाना चाहिए, है ना, प्रीस्ट के थ्रू चुना जाना चाहिए, उसकी मैरिट्स के थ्रू चुना जाना चाहिए, कि क्या गुण है उसमें, है ना, कि वो सच में वो ड्यूटीज परफॉर्म कर भी सकता है या नहीं। तो उस आधार पर क्षत्रिय के लिए बोलते हैं कि भाई वो गुड फैमिली
से होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बट वो कह रहे हैं कि कास्ट नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। बेस्ट पोजीशन क्या है कि हाँ भाई वो इस लायक हो। ऐसे ही आप देखोगे कि वो कहते हैं कि अमंग टू जातक मतलब ब्राह्मण वर फाउंड टू बीन सिलेक्टेड फॉर सुपीरियर पोजीशन। ब्राह्मण को उच्च पद के लिए चुना जाना चाहिए, है ना, कि अगर दो जातक है तो आप ब्राह्मण को थोड़ा सा सुपीरियर पोजीशन पे लेके जाओगे। कुछ एक ऐसी भी जातक है, जातक क्या है, कथाएं हैं ये, है ना, उसके बारे में हल्का हल्का सा ब्रीफ किया है एक दो लाइन में, ठीक है। हालांकि इसको चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, मतलब अपने आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझने की जरूरत है ताकि वो बैकग्राउंड क्रिएट हो पाए, ठीक है। पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात कर रही हूँ। तो हम देखते हैं कि जो लो कास्ट वाले पर्सन है ना, उनको किंग चूज करते हैं अपने पर्टिकुलर काम के लिए। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब जो मेन मुद्दा है वो ये कि थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट, भाई स्टेट कैसे आया, है ना। तो आप ये देखोगे कि स्टेट का जो मतलब फाउंडेशन है या स्टेट का ओरिजिन हमें कहाँ दिखाई पड़ता है। गौतम बुद्ध की एक राइटिंग है दिग्घ निकाय, ठीक है। दिग्घ निकाय में हमें चीज फाइंड आउट करती है कि आप देखोगे वहां पढ़कर वहां आपको पता चलेगा। इसके अकॉर्डिंग क्या है, वो कहते हैं एक ना गोल्डन एज होती है, ठीक है, कि एक मतलब टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे क्या होता है कि भाई सब कुछ हार्मनी से है, ब्लिस ऑन अर्थ, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है पृथ्वी के ऊपर, कि बहुत आनंद आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, कोई नेगेटिव चीजें नहीं हो रही, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हो रही है, हर इंसान वर्चू में है, बहुत खुश रह रहा है, बहुत पीसफुल जीवन जी रहा है, ठीक है। बट बहुत लंबे टाइम बाद फिर क्या होता है, लोग धीरे 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 क्या होते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, क्या होता है सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, फिर थोड़ी थोड़ी सी चालाकी आने लगती है, सेल्फिशनेस, लालचीपन, ग्रीडीनेस आने लगती है, ठीक है। अभी क्या होता है, धीरे धीरे एबिल्स आने लगते हैं, मतलब बुराइयां आने लगती हैं, है ना। तो आइडियल जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं मर जाता है, क्योंकि ये तो आइडियल स्टेट था, सब कुछ बढ़िया था, एक नंबर था, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे चीजें आने लग गई, तो अब प्रॉब्लम आने लग गई, अच्छी चीज खत्म होने लग गई। तो अब ऐसे में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, मिलकर ना एक बंदे को ढूंढते हैं जो बेस्ट पर्सन होगा, ठीक है, जिसको किंग कहा जाता है बाद में, है ना, और वो उसके साथ डील करते हैं कि भाई हम सबके हिसाब से ना आप बेस्ट हो, तो आप एज अ किंग रोल प्ले करो, आप हमारे लिए मतलब टेकिंग केयर करो एवरीथिंग, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब ऐसे में क्या होता है कि वो ये टास्क देते हैं कि अगर मतलब मान लो इतने सारे ये लोग हैं, ठीक है, मैं लोग बना दूं तुम्हारे लिए, ये सारे लोग हैं, ये सारे मिलकर गए इस बंदे के पास, इनको लगा कि जी आप बहुत सही हो तो हम आपको एज अ किंग मान लेते हैं, ठीक है। जब ये सारे इसको एज अ किंग मान रहे हैं तो ये भी राजी है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तो बदले में यार इसको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो ये इसको पनिशमेंट की भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि भैया हम काम ना करें तो आप हमें पनिशमेंट भी दोगे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम या मतलब दोस्तों में भी ऐसा क्या होता है कि हम अपने मतलब एक होता है ना यारी दोस्ती में कि ग्रुप में भी जैसे 8-10 लोगों का ग्रुप है, तो कोई एक बंदा थोड़ा सा ज्यादा डिसिप्लिन में होता है, तो हम उससे कहते हैं यार भाई तैयारी कर रहे हैं हम, तेरी जिम्मेदारी है, अगर हम ना पढ़े थोड़ा डांट दियो, अगर ये ना हो तो ये कर दियो, मतलब आप उसको अथॉरिटी दे रहे हो ना सारी की सारी की यार ये अथॉरिटी है। तो सेम इसी तरीके से किंग को अथॉरिटी दी गई, इनको प्रॉमिस। और एक और बात है कि फिर अदर हैंड, क्योंकि यार बदले में ये इतना कुछ करेगा फिर आपके लिए, आप इसको भी तो बदले में दोगे ना ताकि चीजें ऑर्गेनाइज कर पाए अच्छे से। तो फिर आप सब मतलब जितने भी इंडिविजुअल है सब प्रॉमिस करते हैं कि किंग को कि भाई हम आपको क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पोर्शन अपनी क्रॉप का आपको देंगे ताकि चीजें अच्छे से हो पाए, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है कि फिर मतलब ये जो इलेक्टेड इंडिविजुअल्स के थ्रू इसको चुना गया है ना, हर बंदे ने इसको अपनी मर्जी से चुना, ठीक है। तो महासम्मत या ग्रेट इलेक्शन कहा गया है इसको एक तरीके से, और यही दिग्घ निकाय में लिखा गया, और इसी को चैलेंज भी किया गया ब्राह्मणिकल डॉगमा के मतलब अनुसार, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग तरीके से इसको देखते हैं और ये थोड़ा अलग तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। ये चुनौती दे रहे हैं आपस में। फिर स्टेट जब एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है, व्हेन पीपल हैड स्टेट स्टार्टेड करप्टेड प्रैक्टिस इन सोसाइटी। एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था आपको, ये आइडियल स्टेट है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, एकदम मजा आ रहा है, ठीक है, इस वाले में। तो ये क्या हो गया, ये आपका आइडियल स्टेट हो गया, ठीक है। जब ये आइडियल स्टेट हो गया तो यार इस टाइम पे तो जरूरत ही नहीं थी ना स्टेट की। स्टेट की जरूरत कब पड़ी, जब बुराई आई, एविल आया, ग्रीडीनेस आई, सेल्फिशनेस आई, तब आया स्टेट, है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि जब लोगों ने करप्ट होना शुरू करा तब स्टेट आया, है ना। अंगुत्तर निकाय में आप देखोगे कि जो लॉर्ड बुद्धा है उन्होंने इसी चीज पर जोर दिया गया कि जो फियर ऑफ हार्श पनिशमेंट, मतलब डर का जो खौफ है ना, वो इतना बढ़िया है कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो क्राइम करने वाला है वो डर के मारे क्राइम ही नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा वैदिक पीरियड टाइम पे आप देखोगे कि जो पनिशमेंट है, दंड की बात हो रही है, बहुत क्रूशियल होती थी, है ना, सोसाइटी को काम कराने के लिए, क्योंकि यही जरूरी है दंड के मतलब एक होता है कि आप डर के मारे ही काम करोगे, तो दंड का डर इतना भयंकर था कि लोग काम करते थे, ठीक है। बट बुद्धिस्ट के लिटरेचर में आप देखोगे पनिशमेंट बहुत ज्यादा सेंट्रल रोल प्ले नहीं करती है, ठीक है। अगर आप देखोगे डॉक्ट्रिन ऑफ रिलीजियसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। अब देखो यार वही अलग अलग थॉट्स जनरेट हुए, तो ब्राह्मणिकल के हिसाब से अलग थॉट है, रिलीजियसिटी वाला जो थॉट है वो अलग है, ठीक है। ये काफी क्लोज है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चू के, क्योंकि ब्राह्मणिकल जो लिटरेचर है वो सीधा सीधा कहता है कि जो मॉरल प्रिंसिपल है, मतलब जो नैतिक आपके क्या है सिद्धांत है, किस चीज के,
किंग के, है ना, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं हर स्ट्रक्चर में, मतलब आपके यहाँ थोड़ा अलग हो सकता है, वेस्टर्न में होगा थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा था महाभारत वाला, महाभारत भी डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है, जैसे आपने रामायण वाला पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ भी, यहाँ किसके बारे में पता चलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ राजधर्म। अच्छा, राजधर्म नाम की भी कोई चीज होती है, ओके, तो ये कैसे होती है, क्या होता है, वो सब जाना, ठीक है, फ्रॉम द रिलीजन फॉलोड बाय द कॉमन सिटीजन। और ऐसे में क्या हुआ कि हर एक कॉमन आम नागरिक क्या कर रहा है, रिलीजन को फॉलो अप कर रहा है, तो वो सब आपने यहाँ जाना और देख। सो इस्लामिक पॉलिटिकल ट्रेडिशन इन इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप इसमें देखोगे कि भारत में जो इस्लामी राजनीतिक परंपरा है ना, वो कैसी रही। तो देखो, बहुत बेसिक बात जो हम सबको पता होगी और हम सब ने पढ़ी भी है ना, एनसीईआरटी में अपने स्कूल टाइम में, कि जो इस्लामिक ट्रेडिशन है ना, वो इनिशियली नहीं था, मतलब शुरुआत से नहीं था। ये किस टाइम पे आता है, ये बीच वाले टाइम पे आता है ना, जब एंशिएंट से हम निकलते हैं, तो वो इसको हम बोल देते हैं मिडाइवल पीरियड, ठीक है। और जब ये इसको हिंदी में बोलेंगे मध्य युग, है ना, मध्य युगीन काल। तो जो मध्य वाला काल था, है ना, उसकी बात हो रही है कि इस टाइम पे क्या हुआ, आपके इस्लामिक ट्रेडिशन या फिर इस्लामिक परंपरा का आपको विकास देखने को मिलेगा। और मेजर जो बात है, जो मुस्लिम रूलर्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी लेजिटिमेसी किससे प्राप्त की, क्योंकि कोई तो होगा ना जिससे वो ऑथराइज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला गया, खलीफा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, जब आप अपने आंसर में लिखोगे तो ये चीजें ना मेंशन करना, खलीफा से उसको वो किया गया। जो इस्लामिक ट्रेडिशन है वो मिडेवल पीरियड का था, ठीक है, तो ये चीज आपको हेल्प करेगा। और जब आप ये लिखते हो ना, तो इनको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया करो, या फिर जहां लगे इन्वर्टेड कॉमा में, ताकि टीचर जब पेपर चेक करता है तो वो इसको नोटिफाई कर पाए। नेक्स्ट एक चीज और है, सबसे मेजर बात जो थी इस टाइम पे, इस्लामिक ट्रेडिशन के टाइम पर या फिर मिडिवल टाइम पीरियड में, कि इस टाइम पे ना कॉम्प्रोमाइज किया गया था रियल पोजीशन से। कहने का मतलब ये है कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट में जो ऑर्डर्स, रूल, रेगुलेशन फॉलो होते हैं, वो इस टाइम पे फॉलो नहीं हुए थे उस तरीके से, ठीक है। एक चीज और आप देखोगे कि बहुत सारे ना एमिनेंट फिगर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति दिखाई देंगे, है ना, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड से इमिग्रेट हुए इंडिया में, ठीक है। और रीजन क्या था, ड्यू टू विच दिल्ली, क्योंकि मतलब हर किसी का था ना कि दिल्ली में आना है, हमें दिल्ली में आना है, दिल्ली में आकर फिर हमें पूरा का पूरा क्या करना है, रूल करना है। और हुआ भी यही कि वो लोग आते थे, और कहीं ना कहीं वो सेंटर ऑफ मुस्लिम स्कॉलर भी बना दिल्ली, क्योंकि बहुत सारे आपके स्कॉलर्स आते हैं इस्लामिक एजुकेशन के अंडर आकर, मतलब अपनी जो जो भी उनकी चीजें होती है उनको वो स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये वो वाला टाइम पीरियड था। बहुत पॉपुलर नाम है, हम सबने सुना होगा, है ना, बरानी। बरानी का आप देखोगे ना, तो इनकी लाइफ बहुत ब्लिसफुल रही। और अगर देखोगे तो इनका टाइम पीरियड क्या था, अगर आप देखोगे टाइम पीरियड में ना, बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन के टाइम पीरियड में और उनके सक्सेसर के टाइम पीरियड में काफी एक्टिव रहे। ये बात सही है कि कॉन्फिडेंट थे ये, किसके, मोहम्मद तुगलक के, क्योंकि तुगलक का इन्होंने बहुत ज्यादा, एक होता है ना विश्वास, जीत के रखा हुआ था, और ये उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा लिखते भी थे। सो ये उनके कोर्ट में 17 साल तक रहे। ये चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने आंसर में मेंशन करनी है, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें ही मैंने आपको यहाँ दी है स्लाइड पे। तो इनको जरूर से आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेते हो, जैसे भी आप करते हो उसको नोटिफाई कर लेना। नेक्स्ट है, ये बात सही है कि ये क्या था, बहुत ज्यादा स्टॉन्च सुन्नी था, है ना, क्योंकि हमें पता है कि मुस्लिम में भी क्या है, सिया और सुन्नी का बाइफिकेशन है ना। सो ये सपोर्ट करते थे किसको, सुन्नी वाले साइड को, ठीक है। ही डिड नॉट कंसीडर एनी वन अदर देन सुन्नीज टू बी एंटाइटल्ड टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ। मतलब इनको ऐसा लगता था, किसको, बरानी को, कि सुन्नी के अलावा जितने भी लोग हैं ना, उनको डिग्निफाइड लाइफ जीने का कोई राइट नहीं है, ठीक है। सो ये उनका थॉट प्रोसेस था उस टाइम के हिसाब से। अब आप देखोगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बरानी का, ठीक है, आप ये देखोगे कि बरानी का जो मेन चीज है, जो उनका वर्क है ना, तारीख फिरोज शाही, आप इस फोटो में भी देख सकते हो इसको, मतलब ऐसे ध्यान रखना। और ना एक चीज और है, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, आप यूपीएससी तक का पेपर उठा लो, एसएससी का, कोई टीचिंग एग्जाम का, यार ये जर्नल क्वेश्चन बनता है कि किताब का नाम पूछ लेंगे, तारीख फिरोज शाही, और आपको 4 राइटर के नेम दे देंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई कौन सी किताब किसने लिखी है, ठीक है। तो इस पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क करके रखो। नेक्स्ट है कि क्या है, इन्होंने डिस्कस किया इस किताब में कि एक स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए, मतलब एक राज्य की प्रकृति कैसी हो, ठीक है। डिविनिटी ऑफ द किंगशिप, जो शासन की दिव्यता है वो कैसे मेंटेन हो, क्या ड्यूटी होती है, क्या कर्तव्य होते हैं एक स्टेट के, राज्य के, है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अबुल फजल, अबुल फजल भी बहुत प्रोमिनेंट थिंकर रहे हैं मिडिवल थॉट के, या फिर इस टाइम पीरियड के, जिन्होंने अपने विचार अपनी एक और किताब में दी है, ठीक है। उसका नाम क्या है, जैसे अबुल फजल की किताब आईने अकबरी और अकबरनामा, ठीक है, ये 2 किताब इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही वाली बात आप अपने इस वाले आंसर में भी, मतलब ग्रेजुएशन के आंसर राइटिंग में तो यू आर गोइंग टू यूज इट, मतलब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, मार्क करके आना, ठीक है, मतलब लिख के आना इसको अच्छे से, ताकि टीचर को लगे कि आपने इतना डीप डाउन जाके पढ़ाई करी है। इसके मार्क्स मिलते हैं यार, सीधी सी बात है। एक बच्चा नॉर्मल लिखे जा रहा है कहानियां, एक बच्चा फैक्ट्स के साथ लिख रहा है कि अबुल फजल था, उसने आईने अकबरी अकबरनामा लिखा, ठीक है। फिर साथ में आपने लिखा कि हाँ भाई बरानी था जिन्होंने तारीख फिरोज शाही लिखी, तो
आपका आंसर की क्वालिटी थोड़ी इनहेंस होगी। तो इन्होंने भी अपनी बातें मतलब इसमें लिखी हैं उस टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा नेचर ऑफ स्टेट, स्टेट का नेचर कैसा होता था। अब आप देखो जो इस्लामिक स्टेट है ना, ये बात सही है कि जो रूलर है वो डुअल पॉलिसी को अडॉप्ट करता था। डुअल पॉलिसी कैसे, दो तरीके की पॉलिसी एक ही राज्य में, भाई ये कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल थी उस टाइम पे। कहने का मतलब है एक तो को रिलीजियस सब्जेक्ट्स के लिए और एक नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स के लिए। एक वो जो उन्हीं के थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, उन्हीं के ही भाई बरादरी वाले कह लो एक तरीके से, है ना, जो सेम थॉट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। एक वो जो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो उनके लिए अलग थी चीजें, ठीक है। कहने का मतलब क्या था कि जो ड्यूटी है स्टेट की, नॉर्मल बात है कि जब हम स्टेट की बात करते हैं तो उसका क्या काम होता है, लाइफ को, प्रॉपर्टी को क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना, सेव करके रखना। बट ये किसके कॉन्टेक्स्ट में देखते थे, सिर्फ मुस्लिम्स की, हमें सिर्फ मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी को या चीजों को क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। जो नॉन मुस्लिम्स है उनके लिए क्या था कि आपको एक स्पेशल टाइप का टैक्स देना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं, जजिया, ठीक है, जजिया टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और आप जब जजिया टैक्स दोगे तो ये फिर क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं मतलब इंश्योर करेगा सिक्योरिटी को कि आप स्टेट में रहते हुए आप टैक्स दे रहे हो, ओके ठीक है। अगर आप टैक्स दे रहे हो तो हम आपकी सिक्योरिटी को क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। अब आप देखोगे अबुल फजल, अबुल फजल क्या कह रहे हैं, देयर इज नो ग्रेटर डिग्निटी इन द आई ऑफ अल्लाह देन द रॉयल फैमिली। वो क्या कहते हैं कि अल्लाह की नजर में शाही परिवार से बड़ी कोई गरिमा नहीं है। ये बात किसने कही, अबुल फजल ने, मतलब उस टाइम के सिनेरियो को वो इस लाइन के थ्रू समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फजल, अबुल फजल के अगर व्यू से आप देखोगे, उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग था बरानी से, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जो स्टेट का नेचर है ना, थोड़ा काम होना चाहिए, थोड़ा कॉपरेटिव, सहयोगी होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठीक है। भेदभावपूर्ण या शत्रुतापूर्ण वाली जो भी चीजें हैं वो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी, तो दे जस्ट वांट कि हाँ नहीं होनी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब फजल के अकॉर्डिंग ही वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, मतलब एक स्टेट के हिसाब से, मतलब एक स्टेट है, चाहे उस स्टेट में हिंदू रह रहे हो चाहे मुस्लिम रह रहे हो, आप सेम पॉलिसी फॉलो करो, सेम कोऑपरेटिव तरीके से काम करो, सेम कामनेस फॉलो करो, ठीक है। वो यही कह रहे हैं हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई और भी धर्म हो, राइट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यार और धर्म नहीं रहते थे, खाली हिंदू मुस्लिम रहते थे, और भी रहते थे डेफिनेटली। तो वे कह रहे हैं सबके लिए आप सेम पॉलिसी बना के रखो, ऐसा ना हो कि आपने हिंदुओं के लिए अलग बनाई है, मुस्लिम्स के लिए अलग बनाई है, फिर इसमें भी आपने बाइफरकेट करके अलग अलग है, वो सब नहीं होना चाहिए। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके फजल के। डिविनिटी ऑफ किनशिप, अब आप इसमें देखोगे कि जो बरानी है वो महमूद गजनवी है ना, मतलब बहुत आइडियल एम्परर माने जाते थे उस टाइम पे, ठीक है। उन्होंने उनकी सारी चीजें मतलब डिस्क्राइब करी पूरा कि किस तरीके से मतलब जितने भी लोग आए ना गजनवी के बाद, उनको सबको क्या बताया, मतलब महमूद गजनवी की संतान बताया कि ये सब उन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है। वो ये भी बिलीव करते थे कि ये कहीं ना बहुत मतलब एक रियल जो रूलर है वो कौन है, अल्लाह है, ठीक है। तो भगवान ने इनको भेजा है, मतलब वर्ल्ड में, मतलब एक होता है ना कि भगवान किसी ना किसी को भेजते हैं शासन करने के लिए, ऐसा वो थॉट प्रोसेस था। तो वो ये कहता था कि भगवान ने ना इनको भेजा है, अल्लाह ने इनको भेजा है, अल्लाह के द्वारा भेजे गए हैं, जो क्या कर रहे हैं, हम सबके लिए, हम सब मतलब हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, हम सबके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू बरानी क्वालिटीज ऑफ अल्लाह, देखो वही वाली बात है कि जो अल्लाह में क्वालिटी होती है, मतलब जो भगवान में क्वालिटी होती है, बरानी ये कह रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस में, सेम ही क्वालिटीज को जो भी एम्परर है, जो भी सम्राट है, उसको अपने राज्य में क्या करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बरानी ये भी कहते हैं कि इस्लाम कैन नॉट गेट रिस्पेक्ट ओनली बाय कलेक्टिंग द जजिया टैक्स। वो ये कहते हैं कि खाली जजिया टैक्स कलेक्ट करने से ही आपको मतलब वो प्राप्ति नहीं हो जाएगी सम्मान की या फिर रिस्पेक्ट की। वो ये कहते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट इस्लाम के लिए स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी उन्होंने वो कुफ्र और काफिर, उन्होंने कहा कि इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हाँ आपको इस्लाम धर्म को बचा के रखना है या फिर इसकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, तो आपको काफिरों का नाश करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा उनका थॉट प्रोसेस था। अब बात आती है अबुल फजल की, क्योंकि देखो ये बरानी के थॉट्स थे, ठीक है। अबुल फजल क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई इसमें हमें पॉलिटिकल स्टेप लेने की जरूरत है, मतलब हमें एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जहां पर जितने भी स्कॉलर्स हैं, थिंकर्स हैं, वो बिल्कुल ना फ्री होके अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सके। मतलब रिलीजन को या फिर मतलब जैसे रिलीजन को लेकर बहुत सारे ऐसे थे ना कि अजीब सा वातावरण बना हुआ था, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट ऐसा था कि हाँ बहुत एनिमिटी फील होती थी, है ना। तो वो सारी चीजें निकालकर, शत्रुता वगैरह सब हटाकर वो कहते हैं कि बिल्कुल फ्री इन्वायरमेंट दो, जो जैसा लिखना चाहता है, जैसा महसूस करता है लिखने दो भाई, ठीक है। ग्लिम्स ऑफ अकबर विच ही ऑल्सो डिस्कस्ड इन अकबरनामा, जो अबुल फजल की किताब है अकबरनामा, वहां पर उन्होंने अकबर के ग्लिम्स या अकबर के जो मतलब चीजें हैं वो उन्होंने वहां पर मतलब क्या किया है, एक रिफ्लेक्शन दिया है अकबरनामा में, ठीक है। अबुल फजल की जो किताब है आईने अकबरी, वो भी डिस्टिंग्विश करती है दो तरीके के किंग्स में, एक तो ट्रू किंग और एक सेल्फिश किंग। वो कहते हैं किंग भी तो कई तरीके के होते हैं ना, तो जो सच्चा राजा होगा और एक स्वार्थी राजा होगा, उसको भी उन्होंने बाइफरकेट किया, डिफरेंशिएट किया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिलीजियस आइडियाज, जो रिफ्लेक्शन है रिलीजियस, आप देखोगे तो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में जो बरानी के व्यू हैं बहुत अलग दिखाई देते हैं।
और ये बिलीव भी करते हैं कि ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्या कि सारे के सारे हिंदू मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इट इज नेसेसरी टू लीस्ट मेक द हिंदूज इम्प्रोविस्ड सो दैट दे कैन नॉट लीड अ डिग्निफाइड लाइफ। मतलब वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को गरीब बनाना आवश्यक है। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप इनको खत्म नहीं कर सकते, आप पूरे तरीके से वो नहीं कर सकते, तो आप इनको क्या करो, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज वगैरह मत दो ताकि ये डिग्निफाइड लाइफ ना जी पाए, ठीक है। यार ये ना नॉर्मल थॉट है। तो इसको एक चीज और है कि हम सब इतने समझदार हो गए हैं कि हम सब इसको एक टेक्स्ट की तरह ही पढ़ रहे हैं, तो कोई ऑफेंड नहीं होगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे लोग ऐसी हरकत करते हैं, पर मैं जानती हूँ मेरा एक सिंगल ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मतलब ऐसी एक्टिविटी करेगा या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो इतना तो मैं आप लोगों पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। तो हम इसको एक टेक्स्ट की तरह ही पढ़ रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे बात बोल देनी चाहिए, इसलिए मैंने बीच में बोल दी, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे जो आपका रिलीजियस व्यू है अबुल फजल की, ठीक है, वो काफी डिफरेंट है बरानी से। ये बात तो हमें पहले ही समझ में आ गई कि बरानी का थोड़ा सा नेचर कैसा है, थोड़ा सा रिजिड है ना, जबकि अबुल फजल का थोड़ा सा कॉपरेटिव वाला है। तो ये वाली बात सही है कि टाइम टाइम पर इन लोगों ने मतलब बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस किया है सेम टाइम में। ये बात कॉमन थिंक है, थिंग्स टू थिंक फजल एज अ काफिर। मतलब यही वाली बात है कि जो मतलब अबुल फजल है उसको काफिर समझना बहुत आम बात थी। क्यों? क्योंकि वो बात ऐसी ही कर रहे थे जैसी एक्सपेक्टेड थी नहीं एक मुस्लिम होने के नाते। उनका बिलीव था कि भाई हर जगह शांति होनी चाहिए, ठीक है। वो ये चाहते थे कि जो उनकी दो किताबें आईन अकबरी और अकबरनामा, जिसमें उन्होंने बहुत अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से लिखा, उन्होंने ऐसे उनको रिवील किया अपने थॉट्स को जैसे फ्री थिंकर लिखता है। मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के कि हाँ भैया मेरे जो थॉट है, जो मुझे लग रहा है वो मैं अपनी किताब में लिख रहा हूँ, बात खत्म, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे कस्टम्स को डिसरिगार्ड भी किया कि हाँ शायद ये चीज नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज ऐसी हैं जिसका उन्होंने बहुत सपोर्ट लिया है ना, उन्होंने रिलीजियस जो पुरानी बुक्स थी उनका भी सपोर्ट लिया और अपनी बातें लिखी, ठीक है। सो सिंक्रेटिक पॉलिटिकल ट्रेडिशन इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूफी एंड भक्ति मूवमेंट। अब देखो, आप भक्ति मूवमेंट और ये जो सूफीज्म है इसको ना एक साथ मतलब ऐसे एक ही तराजू में तोलकर इसको समझ सकते हो। जैसे आप ये देखोगे कि भक्ति से समझ में आ रहा है कि बहुत डीप डाउन जा रहे हैं किसी थॉट में, सेम सूफी में भी यही होता है कि आप भगवान के थॉट प्रोसेस में सारी दिन दुनिया को छोड़कर क्या करते हो, आप सिर्फ भगवान में क्या करते हो, ध्यान लगाते हो, है ना। अपना पूरा आप उसी थॉट प्रोसेस में चले जाते हो। तो सूफिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है या फिर एक ऐसा डिवोशन है ना, जिसमें क्या होता है कि आप बहुत डीप डाउन जा रहे हो, भगवान के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। और मेन चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहां पर डेवलप हुई है, सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में डेवलप हुई। सूफी का आप देखोगे कि डीप डिवोशन है गॉड के प्रति, ठीक है। और इसमें क्या करते हो, आप बहुत सिंपल लाइफ जी रहे होते हो, सारी चीजों से दूर हो जाते हो। जो भी ऑप्शंस डिस्प्ले ऑफ वेल्थ है, कोई भी ऐसी चीजें जो मतलब चाहे नशीली चीजें हों या फिर कोई मतलब एक होता है ना कि दीन दुनिया वाली चीजें हो, जहां पर भी आपको लग रहा है कि मटेरियलिस्टिक चीजें, आप सबसे दूर हो जाते हो। सूफिज्म अगर आप इंडिया में बात करोगे तो यहाँ पर भी मतलब एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? जैसे इसके बहुत सारे सेक्ट हैं अलग अलग, है ना, जैसे सिलसिलास, ठीक है, ऐसे और भी हैं, है ना, जैसे चिश्ती, ऐसे अलग अलग और भी बहुत सारे आपको दिखेंगे। तो मेजरली यहाँ पर मैंने दो कवर करने की कोशिश की एज अ एग्जाम्पल, ताकि आप इसको यूज कर सको, ठीक है। नेक्स्ट है, आप देखोगे जो फाउंडर है, जैसे चिश्ती सेक्ट के जो फाउंडर है वो कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो आप ये देखोगे इन्होंने इसको क्या किया, ओरिजिन किया या फिर फाउंड किया। अब ये वाली बात सही है कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं रिलीजियस ट्रेडिशंस में भी, क्योंकि सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं यार। कोई किसी चीज को फॉलो अप करता है, कोई किसी चीज को फॉलो अप करता है ना। जैसे आप देखोगे कि जैसे सूफी इस्लाम में बेसिकली किसकी वर्शिप करते हैं, हालांकि कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत सारी चीजों में कि कोई बोलते हैं कि हमें टुम की वर्शिप करनी है, कोई किसी चीज की बोलेंगे, कोई किसी और चीज की, बट स्टिल कुछ कुछ थॉट प्रोसेस सेम दिखाई देंगे, कुछ कुछ डिफरेंट भी दिखाई देंगे, है ना। जैसे सूफी सेंट्स हैं, ठीक है। और आप देखोगे ऐसे बहुत सारे ह्यूमंस हैं जो अलग अलग कम्युनिटीज से आते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, यूनाइटेड होते हैं और क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो प्रमोट करें पीस को, ठीक है, रिकंसिलेशन करें। देखो एक कॉमन सी बात है कि अलग अलग जगह से लोग आएंगे, अलग अलग, मतलब जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम ही होंगे भाई। मतलब किसी भी धर्म का इंसान अगर सूफी वाले उसमें कॉन्सेप्ट से अट्रैक्ट हो रहा है, उसको फील हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उसका पार्ट बन जाएगा, सिंपल। तो ये अलग अलग जगहों से यूनाइटेड होते हैं और फिर प्रमोट करते हैं पीस को, है ना, रिकंसिलेशन करते हैं। जहां भी लगता है कि भाई कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको बस शांति तरीके से सुलह करेंगे, मतलब ये सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भक्ति। भक्ति को भी आप ये देखोगे सेम कॉन्सेप्ट है कि डिवोशन है भगवान के प्रति, कि आप किसी एक भगवान के प्रति क्या कर रहे हो, कि उन्हीं की ही क्या कर रहे हो, उन्हीं का ही नाम जप कर रहे हो, उन्हीं को ही बहुत ज्यादा ध्यान कर रहे हो। आप ये देखोगे इसका ओरिजिन वैष्णविज्म और भगवतिज्म में दिखाई देता है, ठीक है। और आप ये देखोगे कि मौर्य पीरियड के बाद से ज्यादा डेवलप हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम इनका क्या है, मतलब एक जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है क्या, कि सोल जो होती है ना वो क्या होती है, वो रीयूनाइट होती है गॉड के साथ, ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड मुक्ति। कहने का मतलब ये कि जन्म चक्र चलता जा रहा है, ठीक है, मतलब बर्थ साइकिल बोलते हैं ना, कि एक बार हमने जन्म लिया, फिर हमारी डेथ होगी, फिर हमारा जन्म होगा। तो वो ये कहते हैं ये जो साइकिल है ना, इस साइकिल से छुटकारा कैसे होगा, मोक्ष के थ्रू, है ना। तो वो कहते हैं मुक्ति करनी है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, या फिर
निर्वाणा को प्राप्त करना है, ठीक है। तो सेल्वेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, मतलब वही कि बार बार पुनर्जन्म वाली साइकिल से हमें हटके मुक्ति चाहिए, है ना। तो यहाँ उसकी बात हो रही है ये। तो भक्ति सेजेस लाइक रामानंद, ठीक है, वैष्णव ओपन डोर टू ऑल, मतलब इन्होंने क्या किया, जैसे वैष्णव हो गए, आपके रामानंद हो गए, इन्होंने सबके लिए दरवाजे खोल दिए। ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ ही लोग उसका पार्ट बन सकते हैं, जिसको भी इसका पार्ट बनना है आप आइए, आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, ठीक है, आप ये कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए, या फिर जो भी है वो पूरा प्रॉपर आपको बताते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि हाँ भाई हम उसका पार्ट बन सकते हैं, तो लोग पार्ट बनते हैं उसका, ठीक है। और एक और चीज थी कि उस टाइम पे ना मतलब वो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता था, हद पार होता था, तो उन्होंने उनको भी थोड़ा सा क्या किया, अलाउ किया, ठीक है। कबीर ने रिनाउंस किया संस्कृत को, है ना, एंड कंपोज्ड बाय हाइम्स इन लोकल डायलेक्ट्स। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी स्थानीय बोली में, तभी तो आप कबीर के दोहे देखोगे तो बहुत सिंपल है, मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में हम सबको समझ में आते हैं, राइट। तो उन भजनों की रचना की और उसके माध्यम से चीजें समझाने की कोशिश की। कबीर ने यह भी कहा कि जो भगवान है ना वो किसके अंदर है, भगवान हम सबके अंदर है, हम सबके दिलों में ही भगवान है ना। तो वो कहते हैं कि बहुत सिंपल सी लाइफ है, आप बहुत प्योरली इस चीज को देख सकते हो, जान सकते हो जब आप अपने अंदर झांक के देखोगे। तो कबीर वही कि वो मूर्ति पूजा का थोड़ा सा क्या करते हैं, मतलब उसको क्रिटिसाइज करके वही कहते हैं कि भगवान आपके अंदर है, राम आप ही के अंदर है ना। तो बहुत सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट इन्होंने अपने अपने तरीके से क्या किया, रीडिफाइन किया है सोशल और रिलीजियस वैल्यू को, और रिफॉर्म्स भी किए हैं मूवमेंट को टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस भक्ति और जो सूफी सेंट्स हैं, ठीक है, ये बात सही है कि एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट इन लोगों ने क्रिएट किया उस टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यू इन्फ्लुएंस कर रहा था, क्योंकि लोग उस चीज से इतने कनेक्ट हो पाए, लोगों ने रिलीजियस सोशल पॉलिटिकल लाइफ जो इंडिया की है, मतलब आप ये देखोगे कि ये सेंचुरीज टू सेंचुरीज क्रॉस करती जा रही हैं, बट ये चीजें हम क्या कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू ले लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस बहुत हैवी है, ठीक है। सो फाइनली यूनिट 1 का हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, यूनिट 2 मैं बहुत जल्दी डाल दूंगी, ठीक है, आप लोग परेशान मत होना। बहुत बेसिक बात, वो जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी सीरीज भी मैं शुरू कर दूंगी। आई नो आप लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, तो मैं ले रही हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस हाँ ये है कि देखो साइड बाय साइड मेरी भी कुछ कुछ चीजें चल रही है, मेरी भी खुद की पढ़ाई है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं, और एक और बात है कि मैं तुम्हारे साथ ना क्वालिटी वाला कंटेंट देना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती क्वालिटी में, तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर टाइम भी लगेगा तो पेशेंस बना के रखना, ट्रस्ट करना, मैं तुम्हें कंप्लीट करा दूंगी टाइम से विद गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ओके। और बहुत इजी करके जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। बाकी ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे जूनियर्स हैं जो अभी अभी कॉलेज में गए हैं, राइट, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। जो ऑलरेडी पढ़ी है प्लेलिस्ट वो उनको फॉलो अप कर सकते हैं। आप लोग भी अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर कराओ ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर जो भी स्टूडेंट है जो सफर कर रहा है या फिर यार जरूरतमंद तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, राइट। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।